हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस है, चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा ओडिशा वाज हिट बाय साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। तो क्या वो ओडिशा जो था वो 18 अक्टूबर 99 में वहां पे एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था, जो कि जिसका विंड स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर, जिससे कि लगभग 45,000 घर टूट गए और लगभग जो 7 लाख आदमी थे वो बेघर हो गए वहां पे। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again। और फिर क्या हुआ, उसी साल 29 अक्टूबर को एक और साइक्लोन आया जिसका की विंड स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर, फिर से ओडिशा में आया। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। तो इसमें जो समुद्र की लहरें वगैरह थी वो सब लगभग 9 मीटर ऊंचाई पे जा रही थी। Thousands of people lost their life, property worth crores of rupees was destroyed। हजारों लोगों की मौत हो गई उसमें और करोड़ों रुपए की मतलब जो प्रॉपर्टी थी, जायदाद नष्ट हो गए उसमें। The cyclone affected agricultural, transport, communication and electricity supply। इस साइक्लोन से क्या हुआ, बहुत सारा जो खेती था, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सभी बाधित हो गए थे। ये कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। तो यही क्या कि साइक्लोन है क्या, ये कैसे फॉर्म होता है और इतना ये खतरनाक क्यों होता है, विनाशकारी क्यों होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ना हमें। विंड स्टॉर्म, साइक्लोन से सब कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों बनते हैं और इनका ये क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone। तो हम लोग एयर वगैरह की एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम लोग साइक्लोन वगैरह का जो फीचर्स है वो जानेंगे। Before we begin, remember that the moving air is called wind। तो विंड क्या होता है? हमारा मूविंग एयर, जो हवा बहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। अब पहला हमारा एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर लगाता है, एक्सर्ट करता है। Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of elderly person from your family or carry out these activities in the presence of your teacher। तो एक चीज हम हमेशा हमें ध्यान रखना, जो भी हम एक्टिविटीज वगैरह करते हैं जिसमें कि हीटिंग इन्वॉल्व हो, तो उस टाइम पे हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। हमें उसको अपने फैमिली के जो बड़े आदमी हैं उनके सामने करना चाहिए या फिर टीचर्स के सामने करना चाहिए। अकेले करेंगे तो हो सकता है हमें चोट लग जाए और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कह रहा यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, फिर वाटर को बॉयल करना है। टेक अ टीन कैन विथ अ लीड, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। एक टीन का कैन लेना है जिसमें कि ढक्कन भी लगा हो, उसका लीड लगा हो और उसको हाफ वाटर से भर देना, मतलब उसका जो हाफ पार्ट है उसको वाटर से भर देना। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल। फिर उसको हम टीन कैन को क्या करेंगे, एक कैंडल फ्लेम के ऊपर, मतलब मोमबत्ती जला के उसके ऊपर उसको पकड़े रहेंगे, जब तक पकड़ेंगे तब तक कि वो वाटर बॉयल ना होने लगे। Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle। वाटर को थोड़ी देर, कुछ मिनट्स के लिए बॉयल होने देंगे और फिर उसको हमारा जो कैंडल है उसको बुझा देंगे। Immediately put the lid tight on the can। Be careful in handling the hot can। फिर क्या करेंगे, उसका जो ढक्कन था, लिड था, उसको हम टाइटली बंद कर देंगे। Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin। फिर उस कैन को क्या करेंगे, हमें किसी वॉश बेसिन या कोई मेटेलिक वेसल में रखेंगे और फ्रेश वाटर ओवर द कैन। और फिर उस कैन पे हमें एक ऊपर से फ्रेश वाटर डालेंगे। कैन के ऊपर डालना, कैन में नहीं। What happens to the shape of the can? तो उसके शेप में क्या होगा? Can you guess why the shape of the can gets distorted? तो हमें क्या नजर आएगा कि जो शेप जो कैन का होगा वो एकदम अजीब सा हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle, fill with it hot water। अगर हमें टिन कैन नहीं मिल रहा तो हम प्लास्टिक बोतल से भी ये काम कर सकते हैं। Empty the bottle and immediately cap it tightly। हमें एक बोतल को खाली करना, उसको तुरंत उसका जो कैप है उसको लगा देना है। Place the bottle under running water। फिर उस बोतल को क्या करेंगे, रनिंग वाटर के नीचे रख देंगे। Recall now some of your experiences। Why you fly a kite does the wind coming from your back end। तो जैसे कि हम लोग काइट पतंग वगैरह उड़ाते हैं, क्यों उड़ाते हैं? जब हमारे तभी उड़ाते हैं जब हमारे साथ ऊपर जो विंड भी उड़ रहा चल रहा हो। If you are in a boat, is it easier to row it if there is a wind coming from behind you। अगर कोई जो नाव वगैरह चलाते हैं तो उनको बहुत आसानी हो जाती है जब उनके पीछे से विंड भी आ रहा हो, हवा भी चल रही हो। Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind। तो हम लोग जब बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हमें जब हमारे सामने से अगर हवा बह रही है तो हमें चलाने में दिक्कत होती है, साइकिल बहुत मेहनत लगता है। You know that we have to fill air into
यू नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बस्ट। तो हम लोग ये शायद देखते हैं हमारे बाइसिकल का जो ट्यूब होता है उसको हम उसमें हम एयर भरते हैं ताकि वो टाइट रहे, और अगर उसमें ज्यादा एयर हम भर देते क्या होगा, वो बस्ट भी हो जाता है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? तो एयर करता क्या है ट्यूब में? Discuss with your parents how the air in the bicycle tube keep it in shape. All the experience show that the air exerts pressure. तो ये सब जो भी हम लोगों ने देखा, इसका मतलब मेन क्या हमारा मोटो निकलता है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसके वजह से ये सब जो काम होती है। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners और flags flutter when the wind is blowing. तो ये इसी कारण से जो भी हमारा विंडो वगैरह होता है या बैनर्स होल्डिंग्स जो लगे रहते हैं वो सब फ्लैटर करते हैं एक दो मतलब हवा में जब हिलने लगते हैं, जब हवा चलती है, विंड ब्लो होती है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस व्हिच शो दैट द एयर हैज प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हम लोग रोज देखते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और गेट्स डिस्टॉर्टेड। तब हम लोग अब ये जानते हैं कि ये कैन जो था या बोतल डिस्टॉर्ट क्यों, मतलब उसका शेप चेंज क्यों हो गया। As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water. तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने कैन के ऊपर पानी डाला तो उसके अंदर जो कैन के अंदर जो स्टीम था वो कंडेंस होकर फिर से वाटर बन गया, reducing the amount of air inside। जिससे क्या हुआ, उसके अंदर का जो एयर था कैन में वो कम हो गया उसका अमाउंट, क्योंकि जो कुछ थे वो वाटर फिर से बन गए। The pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from the outside the can. As a result, it gets compressed। क्या हुआ, जो एयर जो कैन के अंदर का जो एयर प्रेशर था वो घट गया और बाहर का जो एयर प्रेशर था वो तो ज्यादा ही था। इस वजह से क्या हुआ, जो कंप्रेस हो गया, जो बाहर के एयर प्रेशर की वजह से जो कैन था वो कंप्रेस हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो एयर प्रेशर था वो घट गया था। क्यों घट गया था? क्योंकि कुछ जो हम लोगों ने जैसे बाहर से पानी डाला उसमें फ्रेश वाटर, तो अंदर के जो भी स्टीम थे वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, जिससे कि वहाँ का एयर का अमाउंट घट गया और बाहर के एयर प्रेशर की वजह से वो उसका जो वो कंप्रेस हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तभी तो वो कंप्रेस हो पाया। नेक्स्ट हमारा हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब जहां भी हाई स्पीड विंड होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां का एरिया का एयर प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है। तो इसका एक एक्टिविटी है, देखते हैं। क्रम्पल ए स्मॉल साइज ऑफ पेपर इनटू बॉल साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। हमें कुछ एक स्मॉल पीस पेपर लेना है जिसको कि हमें एकदम मोड़ देना है और जिसका की साइज बहुत छोटा रखेंगे ताकि वो हम किसी उसको बोतल के माउथ में डाल सकें, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। फिर क्या करेंगे, उस एम्प्टी बोतल को उसके साइड पे लाएंगे और फिर उसको जो पेपर बॉल है उसके माउथ में डाल देंगे, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। Now try to blow on the ball to force it into the bottle। फिर क्या करेंगे, हमें ब्लो करना है बॉल को ताकि हम उसको बोतल के अंदर डाल सकें। Try the activity with bottles of different size। तो हमें इसको अलग अलग साइज में करना है इस एक्टिविटी को। The paper ball in by blowing into the bottle। पहेली and बुझो are thinking about the following question। Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? तो हम जब ब्लो करेंगे तो हमें कुछ डिफिकल्टी महसूस होगी, हमें मेहनत लगेगा बहुत उसको अंदर फोर्स करने में। यहाँ पे टेक टू बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट अ लिटिल वाटर इन इट। बैलून, तो हम क्या करेंगे, दो बैलून लेंगे इक्वल साइज का, उसको उसमें पानी डाल देंगे। ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच अदर वन टू ए स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, दोनों में फिर हम हवा भरेंगे और दोनों को हम एक स्ट्रिंग से बांध देंगे, धागे से बांध देंगे। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और ए स्टिक। फिर क्या करेंगे, दोनों जो हमारा बैलून फूला हुआ है उसको हम एक ही स्ट्रिंग या स्पोक वगैरह पे बांध देंगे, जिसका डिस्टेंस रखेंगे लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर दूर पे। बिल्कुल इसी तरह से ब्लो द स्पेस बिटवीन द बैलून। फिर जो हमारा स्पेस बच रहा है, ये जो खाली जगह बच रहा है, इसमें हमें हवा फूकना है, मतलब ब्लो करना है हवा। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। फिर हमें बहुत सारे तरीके से हवा यहाँ से निकालना है ताकि हमें, और फिर जो होगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। Hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown in your figure। Now blow the paper। हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पेपर स्ट्रिप लेंगे जिसका की चौड़ाई कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको थंब के बीच में रख के, थंब और फोर फिंगर के बीच में रख के उसको उसके ऊपर ब्लो करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ब्लो करना है। पहली थिंग दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बुझो थिंग दैट द स्ट्रिप विल बेंड। तो पहली क्या समझ रही है, सोचेगी कि जो स्ट्रिप है पेपर का ये लिफ्ट अप हो जाएगा, मतलब ऊपर उठ जाएगा। तो पूछो क्या समझ रहा है कि जो स्ट्रिप होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा। What do you think will happen to the paper? तो क्या एक्चुअली होगा क्या पेपर के साथ? Let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4. Where the observations along the lines you thought।
Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. तो होता क्या, जब हम उस जैसे कि ये बोतल वाला हमारा एक्टिविटी था, इसमें हम जैसे ही इसको फूकेंगे, यहाँ से हवा देंगे, तो क्या होगा, इस एरिया का जो भी होगा, यहाँ का जो एरिया होगा, यह इस एरिया पे जो यहाँ का एयर प्रेशर होगा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड में हवा जा रही है, हम फूक रहे हैं, तो यहाँ का जो एयर प्रेशर होगा बढ़ जाएगा। और ये बोतल का अंदर का जो एयर प्रेशर है वो नॉर्मल है, तो इस वजह से यहाँ का एयर प्रेशर कम है, तो अंदर का प्रेशर इसको जो पेपर बॉल इसको धक्का देगा, और इस वजह से ये अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो यहाँ पे विंड का स्पीड ज्यादा होता है, वहां पे हमारा एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। The decrease the pressure there, the air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. Next, inactivity 8.3, you saw that when you blew between the balloons, they moved towards each other. तो ये हमारा बैलून वाला एक्टिविटी में जब हम यहाँ से हवा फूकेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। How could this happen? तो ये कैसे हुआ? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. तो क्या हुआ, जो प्रेशर था दोनों बैलून के बीच के स्पेस पे वो घट गया। The pressure outside the balloons would then push them towards each other. तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ बीच का प्रेशर था वो घट गया, तो उनके आसपास का जो भी प्रेशर था, एयर प्रेशर था, उसने उनको एक दूसरे की तरफ धक्का दिया, पुश किया। तो इससे भी क्या हुआ, जब बीच में हवा का हम लोगों ने फूका था, इसलिए वहाँ का विंड स्पीड बढ़ गया, जिससे कि वहाँ का एयर प्रेशर घट गया, और उनके आसपास के जो एरिया का एयर प्रेशर था वो ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने धक्का दे दिया इनको एक दूसरे की तरफ। Next, in activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards. Again, this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. वही क्या हुआ, एक लास्ट एक्टिविटी जो हमने देखा उसमें क्या था, जैसे हम पेपर स्ट्रिप पे ब्लो करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा पेपर स्ट्रिप था उसके ऊपर जो हम लोगों ने हवा जा रहा था, तो वहां पर एयर प्रेशर घट गया। ब्लोइंग ओवर द पेपर एयर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। तो स्ट्रिप के ऊपर का जो भी एयर प्रेशर था वो घट गया, क्योंकि वहां पे विंड का स्पीड ज्यादा था, क्योंकि हम लोग एयर ब्लो कर रहे थे, इसलिए जो नीचे का जो एयर प्रेशर था वो उसको ऊपर की ओर पुश कर दिया। We said the increased wind speed is indeed accompanied by reduced air pressure. तो इस सब एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जहां भी विंड का स्पीड इंक्रीज होगा तो वहां पे एयर प्रेशर जो होगा उतना ही घट जाता है। Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. तो अगर इमेजिन की जो हवा बहुत तेज चल रही है, तो जो कमजोर बिल्डिंग है जिनका कि रूफ कमजोर है, उनके साथ क्या होगा, तो क्या होगा, वो सब आराम से लिफ्ट होके हवा के साथ बह जाएंगे। If you have any such experience, share it with your friends. हम लोगों ने आए दिन कभी ना कभी सुनता ही होगा, देखा ही होगा, जब कभी तेज हवा बहती है तो जो जिनका घर का जो रूफ कमजोर होता है या किसी दूसरे आइटम का बना हुआ है, स्टील वगैरह का बना हुआ, तो सब उड़ जाता है। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये विंड बनते कैसे हैं और इनकी वजह से रेन कैसे आता है और ये इतना विनाशकारी क्यों होते हैं। You already know that when air moves it is called wind. तो हम लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं कि जो हवा बहती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। तो एयर कैसे मूव करता है, वैसे रीजन में जहाँ एयर प्रेशर हाई है, और किस तरफ को जाता है जहाँ पे एयर प्रेशर लो है, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में एयर हमारा मूव करता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। मतलब जितना डिफरेंस ज्यादा होगा एयर प्रेशर में उतना ही फास्ट एयर भी मूव करता है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व? तो ये डिफरेंस होता कैसे है हमारे प्रेशर का दो एरिया में, तो क्या टेम्परेचर इसमें इन्वॉल्व है? द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे हमें पता चले। नेक्स्ट हमारा एयर एक्सपेंशन हीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, एयर मतलब जैसे हम एयर को हीट करते हैं तो एक्सपैंड होता है, यानी फैलता है। इसमें क्या, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच द बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, यू कैन यूज ए टेप टू मेक इट टाइट। तो हमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसके ऊपर एक बैलून लगा देना, बिल्कुल इस तरीके से जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो है हमारा, इसे एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसके ऊपर एक हमें बैलून को लगा देना है। उसको हम टाइट, यहाँ पे टाइट पैक करने के लिए क्या उसको टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Pour some hot water in a beaker, insert the boiling tube in the balloon in the hot water. तो क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे, उसमें कुछ हॉट वाटर गर्म पानी डालेंगे, फिर बॉइलिंग ट्यूब को जिसमें बैलून लगाया हम लोगों ने उसको उसी वाटर में रख देंगे।
Observe for 2 to 3 minutes for any change in shape of the balloon. Take the tube out, let it cool down to the room temperature. तो हम 2-3 मिनट छोड़ेंगे तो हमें कुछ उस बैलून के शेप में चेंजेस दिखेंगे और फिर जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे उस ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो टेक सम कोल्ड आइस वाटर इन अनदर बैग ट्यूब एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स। और फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बीकर में हम आइस कोल्ड वाटर लेंगे और फिर उसमें उस ट्यूब को डालेंगे और फिर 2-3 मिनट छोड़ देंगे। फिर ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून, फिर हम उस देखेंगे जो कुछ चेंज होगा बैलून के शेप में। Think and try to answer what makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water. Why the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? तो क्या हुआ जब हम उस ट्यूब को हॉट वाटर में डाले थे तो क्या होता है, जो हमारा बैलून था वो इन्फ्लेट हो गया था, हल्का सा फूल जाता है। अगर जैसे फिर हमने उसको आइस कोल्ड वाटर में डाला तो फिर से एकदम पचक जाता है। कैन यू इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग? तो इससे हमें क्या पता चला कि पहला जो क्या था हमारा हॉट वाटर था, मतलब जो गैस जो था वो हीट होने पे एक्सपेंड होता है यानी फैलता है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन? और उसी तरह जैसे ही ठंडा होता है एयर वो क्या होता था, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसीलिए जैसे इसको आइस कोल्ड वाटर में डाला तो ये बैलून क्या था, पचक गया, और जैसे ही हॉट वाटर में डाला तो ये क्या था, फूल गया था। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं हम क्या करना। Can I take 2 paper bags or empty paper cups in the same size? Hang the 2 bags in the inverted position to the ends of the metal or wooden stick. तो हम क्या करना है, सबसे पहले 2 पेपर बैग या फिर 2 एम्प्टी पेपर कप लेना है सेम साइज का और उसको हमें हैंग कर देना है उल्टा 2 ends of the metal or wooden, और दोनों को हमें किसी मेटल या फिर वुडन स्टिक से लटका देना है उल्टा। Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread as in balance. फिर क्या करना है, जो जिस स्टिक पे हम दोनों को बांधा है उसको हम उसके बीच में एक धागा बांध देंगे ताकि दोनों को हम बैलेंस कर सके। Hold the stick by the thread as in balance. But put a burning candle below one of the bag as shown in the figure. फिर क्या करेंगे, एक जो हमारा बैग है उसके नीचे एक बर्निंग कैंडल ले लेंगे, बिल्कुल इस तरह से रख देंगे उसको। Observe what happens. तो क्या होगा, Why is the balance of the bags disturbed? तो हम देखेंगे जो बैलेंस था यहाँ पे तो बैलेंस है, मतलब बिल्कुल बराबर है, लेकिन जैसे ही कैंडल लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब एक झुक जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। Thus this activity indicates that warm air rises up. As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Thus the disturbance of a balance suggests that warm air is lighter than the cold air. तो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पे एयर गर्म हुआ वहाँ का, तो क्या वो ऊपर की ओर उठ गया, मतलब क्या हुआ, वार्म एयर ऊपर की ओर चला जाता, और जैसे ही वार्म एयर ऊपर की ओर उठा तो उस बैग को क्या किया, उसने पुश किया ऊपर की ओर, जिस वजह से जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया। तो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला, जो वार्म एयर होता है वो हीट होने पे राइज अप हो जाता है और जो वार्म एयर होता है वो कोल्ड एयर से लाइट होता है, हल्का होता है, तभी तो ऊपर की ओर गया। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? यही रीजन है जिस वजह से जो स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता है। Always it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. तो हमेशा ध्यान हमें जानना चाहिए कि जब भी हम हीट करेंगे तो एयर क्या होता है, फैलता है और ज्यादा स्पेस लेता है। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. और जब एक ही चीज ज्यादा स्पेस लेने लगे तो वो हल्का भी हो जाता है। The warm air is therefore lighter than the cold air. इसीलिए जो वार्म एयर होता है कोल्ड एयर से हल्का होता है। That is the reason that the smoke goes up. इसीलिए जो हमारा स्मोक धुआं वगैरह जो देखते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। In nature there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lower. तो नेचर में ऐसा बहुत जगह सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि जो वार्म एयर होते हैं वो उस प्लेस से ऊपर चले जाते हैं। The air pressure at that place is lower. जिससे क्या होता है, वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है। The cold air from the surrounding area rushes into fill its place. This sets up convection in air. तो यही क्या होता है, जब फिर जो आसपास के जो भी कूल एयर होते हैं, कोल्ड ठंडे हवा जो होते हैं, वो उस प्लेस के जो एयर हटे हैं उस जगह को फिर से लेने के लिए आ जाते हैं, जिससे कि एक एयर का कन्वेक्शन पैदा होता है। अब हमारा विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो जो हवा की जो तरंगे होती है कैसे पैदा होती है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग गर्मी होना। देखो द सिचुएशंस आर, कुछ सिचुएशंस है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। पहला मतलब जो इक्वेटर और पोल्स पे जो अलग अलग तरह की गर्मी होती है, इस वजह से। You might have learned in geography that regions close to the equator gets maximum heat from the sun. The airs in these regions get warm, the warm air rises, and the cooler air from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt
ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो क्या होता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है क्या कि जो इक्वेटर के पास जो भी रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा हीट आता है सन से, मैक्सिमम हीट सन का आता है। और वही जो है एयर रीजन, इस रीजन के जो भी एयर होते हैं वो वार्म हो जाते हैं और ऊपर की ओर उठ जाते हैं। और जो आसपास के कूलर एरिया जो एयर होते हैं, कुछ ठंडे हवा जो उनके आसपास के रीजन के होते हैं, जो कि 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट के आसपास के होते हैं, वो फिर से इक्वेटर की ओर आने लगते हैं ताकि उसके जो खाली प्लेस है वहां पे वो अपना प्लेस बना सके। These winds blow from the north and the south towards the equator। ये कहाँ से आते हैं, ये सब winds होता है नॉर्थ और साउथ से आते हैं इक्वेटर की ओर। At the poles the air is colder than that at latitude about 60 डिग्री। तो वही पोल्स पे क्या होता है, जो हवा होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। The warm air at these latitude rises up and the cold wind from the polar regions rushes into take its place। तो क्या हुआ, हमारा जो इक्वेटर का जो भी वार्म एयर था वो राइज अप हो गया और जो पोलर रीजन का जो भी कोल्ड एयर था वो इक्वेटर की तरफ चला आता है टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स। इसी तरीके से क्या होता है, जो हवा का जो भी कन्वेक्शन होता है वो वार्म से कोल्ड एयर की तरफ हमेशा आते रहता है और पोल से जो लैटिट्यूड हमारा जो इक्वेटर का लैटिट्यूड है उसकी तरफ आता है। The winds would have flown in the north-south direction from north to south or from south to north। तो winds जो हमें से कहीं से भी आ सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आ सकते हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ भी जाते हैं। A change in direction is however caused by the rotation of Earth। ये डायरेक्शन का चेंज कैसे हो जाता है, क्योंकि हम जो जानते हैं अर्थ जो हमारा वो रोटेट करता रहता है। नेक्स्ट हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब लैंड और वाटर का अलग अलग तरीके से गर्म होना। You have read about the sea breeze and land breeze in chapter 4। हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। In summer near the equator, the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the ocean। तो समय गर्मी के सीजन में क्या होता है, इक्वेटर के पास का जो भी जमीन है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और जो ज्यादा टाइम दिन का रहता है उसमें वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है जो ओशियन वाटर से। The air over the land gets heated and rises। जो जमीन के ऊपर का जो भी हवा होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो के वो ऊपर की ओर उठ जाता है। This causes the winds to flow from the ocean towards the land। इस वजह से जो ओशियन के जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आ जाते हैं। These are monsoon winds। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून winds। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which means season। तो जो मानसून है ये एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका कि क्या मीनिंग होता है, मौसम, जिसका कि इंग्लिश मीनिंग होता है सीजन। In winter the direction of the wind flows get reversed। It flows from the land to the ocean। वही जब विंटर का सीजन आता है, ठंडी की सीजन आती है, तो क्या होता है, जो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है, जो हवा का डायरेक्शन हो जाता है वो रिवर्स होके कहाँ से होने लगता है, लैंड से ओशियन की तरफ चला जाता है। गर्मी में ओशियन से लैंड की ओर आता है, ठंडी में लैंड से ओशियन की तरफ जाता है। The winds from the oceans carry water and bring rain। तो जो विंड्स जो ओशियन की तरफ से आते हैं ये क्या, इनमें बहुत ही ज्यादा वाटर भरा रहता है जिसकी वजह से बारिश भी होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल का ही एक पार्ट होता है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। और यही मानसून विंड वाटर को लाते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव्स अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन्स। तो क्या क्लाउड जो होता है वो आता है जिसकी वजह से बारिश होती है और हमारे देश में जितने भी किसान हैं वो ज्यादातर बारिश के भरोसे ही अपना फसल उगाते हैं। और यहाँ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं और फेस्टिवल्स हैं जो कि यही क्लाउड और रेन के जुड़े हुए रहते हैं। However, it is not always a happy ending। Rains often create problem। लेकिन क्या होता है, हमेशा ये रेन हमारे लिए यूजफुल ही नहीं रहता। कभी कभी हमारे रेन जो होता है हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है। You can discuss the cause and solution of the problems with your teachers and parents। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threats to humans, animals and plant life। नेचर में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस कभी कभी होते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स, प्लांट सभी के लिए। Let us study two situations, thunderstorm and cyclones। तो हम थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में जानते हैं कि कैसे होता है ये हमारा thunderstorms and cyclones। Thunderstorms develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently। Thunderstorms hot और humid area में tropical areas में ज्यादा होता है, जैसे कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा thunderstorms होता है। The rising temperatures produce a strong upward rising winds। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इस वजह से क्या होता है, तो जो नीचे का जो हवा होता है वो भी बहुत ही हाई हो जाता है
और जो गर्म हवा होती है बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। These winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. ये winds क्या, इनके साथ बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट रहता है जो कि इनके साथ ऊपर जाता है और ऊपर जाते ही वो ठंडा होता है और फिर से नीचे की ओर आ जाता है। The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. तो यही जो मूवमेंट होता है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट का और जो नीचे का हवा जो ऊपर जा रहा है, इसी वजह से एक लाइटनिंग होती है और एक साउंड निकलता है। इट इज द इवेंट दैट वी कॉल थंडर स्टॉर्म। इसी इवेंट को हम थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। इफ ए स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। अगर कहीं पे बहुत ही लाइटनिंग हो रही है स्टॉर्म के साथ, हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। Do not take shelter under an isolated tree. If you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. हमें क्या करना है, हमें किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना है। हम अगर कहीं पे पेड़ पौधों के या जंगल के आसपास है तो हमें छोटे पेड़ के नीचे जाके शेल्टर ले लेना है और हमें जमीन पे नहीं बैठना है। Do not take shelter under an umbrella with a metallic end. हमें कोई ऐसा अम्ब्रेला का मतलब जो छाता होता है उसका यूज नहीं करना जिसका कि एंड पे मेटेलिक कुछ लगा हुआ। Do not sit near a window. Open garages, storage sheds, metal sheds are not safe places to take shelter. हमें खिड़की के किनारे नहीं बैठना है, ना ही खुले जगह पे बैठना है, ना ही स्टोरेज शेड्स के नीचे बैठना है और जो मेटल के शेड्स होते हैं उसके नीचे भी नहीं बैठना है। ये सब सुरक्षित नहीं होते हैं इस टाइम पे। A car or a bus is safe place to take shelter. एक कार या बस वगैरह के अंदर हम बैठ सकते हैं क्योंकि ये सेफ होते हैं उस टाइम पे। If you are in water, get out and go inside a building. अगर हम किसी पानी में हैं यानी झील नदी में हैं तो हमें तुरंत वहां से निकल के किसी बिल्डिंग के नीचे जाना चाहिए। How a thunderstorm becomes a cyclone. अब ये थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाते हैं? You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. हम लोग जानते हैं कि वाटर को हीट गर्मी की जरूरत होती है ताकि वो वाटर से वेपर बन सके। Does the water give back heat when the vapor condenses into liquid? Can you really recall any experience to support it? तो क्या जब वो वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बनता है तो फिर से क्या हीट वापस आता है? क्या हमारे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे कि हम इसको सपोर्ट कर सके? Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. तो क्लाउड फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर से हीट लेता है ताकि वो अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर सके। When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere. और जब ये वाटर वेपर फिर से लिक्विड बनते हैं रेनड्रॉप्स की फॉर्म में तो जो भी हीट होता है फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and cause a drop in pressure. और जैसे हीट निकलता है तो वहाँ के आसपास का जो भी एयर है वो गर्म हो जाता है और इससे क्या हो जाता है, वो फिर से राइज हो जाते हैं और वो प्रेशर वहाँ का कम हो जाता है। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। इससे क्या होता है, वहाँ का एरिया लो प्रेशर हो गया तो आसपास का जो भी हवा होता है स्टॉर्म होता है वो सेंटर की ओर आने लगता है तुरंत जल्दी से। दिस साइकिल इज रिपीटेड। The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. तो ये साइकिल एक बहुत ही रिपीट होने लगता है स्पीड में और इससे एक चेन बन जाता है इस इवेंट का, जिससे क्या होता है एक बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम बच जाता है और जिसमें एक बहुत ही हाई स्पीड विंड हो जाता है जो कि उसके आसपास घूमने लगता है। इट इज द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन। इसी कंडीशन को हम लोग साइक्लोन का नाम देते हैं। Factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclone. फैक्टर्स जैसे कि विंड स्पीड हो गए, विंड डायरेक्शन हो गए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी एक साइक्लोन के डेवलपमेंट में काम करते हैं, मदद करते हैं। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए calm area. It is called the eye of the storm. तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है बहुत शांत जगह होता है जिसको कि साइक्लोन का आई भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर high. तो जो साइक्लोन का जो होता है, लार्ज साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अहिंसक होते हैं, वो मतलब हिंसक होते हैं। रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वो एक हिंसक हवा का बवंडर बन जाते हैं जो कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पे वो होते हैं। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर और जो आई का डायमीटर होता है वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज अ लाइट विंड। इस रीजन में बादल नहीं होते और यहाँ पे हवा भी बहुत नॉर्मल होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। और इस रीजन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही बादल होती है और उसका जो साइज होता है लगभग, ये रीजन का साइज लगभग 150 किलोमीटर लंबा हो सकता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स
और इस रीजन का जो हवा होता है उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 150 से 250 किलोमीटर पर आवर। एंड थिक क्लाउड्स विद हेवी रेन, और यहाँ पे क्लाउड बहुत थिक होते हैं और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इस रीजन के बाद जो क्या होता है, जो स्पीड जो होता है विंड का धीरे धीरे घटते जाता है, और ये जो फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा साइक्लोन। बिल्कुल इसी तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, देख रहे हैं हम लोग। ये सेंटर की तरफ सब एयर जाते रहता है, इस वजह से यहाँ पे एक रिवॉल्विंग विंड पैदा हो जाता है, इस वजह से हमारा साइक्लोन बनता है। और ये हमारा आई हो गया, जो कि बिल्कुल शांत एरिया रहता है यहाँ पे, और इसके आसपास पूरे क्लाउड रहते हैं और तूफान रहता है। अब डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन, मतलब साइक्लोन से क्या विनाश होता है, क्षति की जाती है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशेस वाटर टुवर्ड द शोर इवन इन द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर अवे। साइक्लोन बहुत ही विनाशकारी होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग उसके जो विंड्स होते हैं वो वाटर को धक्का दे देते हैं, भले वो जो किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, फिर भी वो जो धक्का दे देते हैं पानी को किनारे में आने के लिए। These are the first indication of an approaching cyclone. ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है, उसका इशारा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कोई साइक्लोन हमारी तरफ आ रहा है। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. ये जो वाटर का जो तरंग होता है, पानी का तरंग जो होता है इस विंड के थ्रू, इतना पावरफुल होता है कोई आम आदमी इसको झेल नहीं पाएगा। The low pressure area in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 मीटर। उनके जो आई जो होता है साइक्लोन का, वहाँ पे इतना लो प्रेशर होता है जो कि वाटर सरफेस को ऊपर की ओर उठा देता है, और जो लगभग 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। It appears like a water wall moving toward the shore. तो ऐसा लगता है जैसे पानी का बना दीवार बिल्कुल किनारे की तरफ बढ़ता आ रहा है। As a result, the sea water enters a low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of soil. तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो नीचे के तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र किनारे के एरिया होते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जान और माल की क्षति होती है, और इससे कि वहाँ की उपजाऊपन जो मिट्टी की होती है वो भी कम हो जाती है इस साइक्लोन की वजह से। कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, और जो बारिश हमेशा चालू रहती है, इससे और भी बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज etc. और जो बड़े जो हाई स्पीड के जो तूफान आते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है घर को, टेलीफोन, अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, पेड़ पौधे, ये सब खराब हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। कॉज ए ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जान और माल की क्षति होती है। अब हमारा रहा टोर्नेडो। पहले हमारा साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड टाइफून। तो साइक्लोन को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका वगैरह में अमेरिकन कंटिनेंट है, वहाँ कंटिनेंट जो है वहाँ पे हरिकेन कहा जाता है इसको। वही जो फिलीपींस जापान से, वहाँ पे इसको टाइफून कहते हैं। अब हमारा टोर्नेडो। In our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. तो हमारे कंट्री में टॉर्नेडोज वगैरह नहीं आते हैं, मगर टॉर्नेडो होता है क्या, एक फनल शेप का क्लाउड होता है जो कि आसमान से जमीन तक जुड़ा रहता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। A violent tornado can travel at a speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। तो ज्यादातर जो टॉर्नेडो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन अगर कोई एक टॉर्नेडो जो है, जो हिंसक टॉर्नेडो होगा, उसका स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर तक जाता है। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन, टॉर्नेडोज साइक्लोन के साथ ही होते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। तो इंडिया का जितना भी मतलब तटीय क्षेत्र है, लगभग जितना है, वो सभी साइक्लोन को लेकर हमेशा खतरा हाई अलर्ट पे रहता है। और जो ईस्ट कोस्ट जो है, वहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म, बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। वही जो वेस्ट कोस्ट जो है हमारा, पश्चिमी कोस्ट जो है, पश्चिमी तट जो है हमारे भारत का, वहां पे उतना साइक्लोन्स नहीं आता, और आता भी आता है उसका स्पीड वगैरह बहुत कम रहता है। यहाँ पे द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर। तो कह रहा टॉर्नेडो का जो डायमीटर होता है वो एक छोटा सा 1 मीटर का भी हो सकता है, या फिर अगर ज्यादा बड़ा हो तो किलोमीटर्स का भी हो सकता है। The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base and throws them out near the top. तो जो
हमारा जो फनल होता है जो टोर्नेडो का, वो क्या करता है, डस्ट जो होता है, डेब्रिस जो हो गए, एवरीथिंग जो उसके आसपास होते हैं सबको सक कर लेता है और उसको दूर पे जाके, टॉप पे ले जाके और बहुत दूर फेंक देता है। Here are few accounts of the survivors of tornadoes. I said the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. जैसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो शेल्टर लेने बचने के लिए एक घर की तरफ गए और डोर को नॉक कर रहे थे, डोर नॉक खोलने को जा रहे थे, तब तक उनका जो घर था वो खींच लिया गया था और फेंक दिया गया था, वहां से उड़ गया था। After the storm, we had to clean the debris from the wet fields. We picked up splinter boards and tree branches as well as dead chickens with the feathers blown off, and rabbits look like they have been skinned. तो क्या वहाँ फिर जब जैसे ही खत्म हुआ वो स्टॉर्म, तूफान खत्म हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा हो गया था, फिर उन्हें वो साफ करना पड़ा। रैबिट्स वगैरह थे, उनका जो स्किन था वो सब उड़ गया था। A tornado shelter is a room situated deep inside underground, having no window. एक टोर्नेडो सेंटर बनाया जाता है वो जैसे जगह पे जहाँ पे टोर्नेडो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक ऐसा रूम होता है बहुत जो कि अंडरग्राउंड होता है, जहाँ पे किसी तरह का खिड़की वगैरह नहीं होती। Otherwise, it is better to shut windows and take shelter under the table workbench where debris cannot reach. यह सबसे आसान है। अगर नहीं है हमारे पास वो शेल्टर, तो हम क्या करेंगे, अपने घर में ही क्या करेंगे, जो हमारा टेबल वगैरह है उसके नीचे जाके छिप जाएंगे, जहाँ पे कि जो भी डेब्रिस होगा, मलबा होगा, वो नहीं आ पाएगा। One has to bow down on knees, protecting head and neck using arm. तो क्या करना है, हमारे जो नीज है उनको बो डाउन कर लेना है, जिससे कि हैंड से, अपने आर्म से अपने सर को प्रोटेक्ट करना है। अब नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो एक साइक्लोन फोरकास्ट किया जाना चाहिए और एक वार्निंग पहले ही दे देना चाहिए कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। एक बहुत ही फास्ट वार्निंग दे देना चाहिए जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनको, पोर्ट्स को, और जो फिशरमैन है या शिप्स जो कि वहां पे अभी मौजूद है, उनको वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। जो साइक्लोन एरिया है वहां पे साइक्लोन शेल्टर्स तैयार करने चाहिए और ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि जो इंसान वहाँ पे जो रह रहे हैं इंसान, उनको तुरंत वहां से किसी सुरक्षित प्लेस पे ले जाना चाहिए। अब एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। तो और जो वहाँ पे आदमी रह रहे हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। तो जो भी वार्निंग जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू कर रहा है, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान से सुनना चाहिए, जो कि वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे हमेशा बताते रहते हैं। We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicle etc. to safer place. हमें ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि जो जरूरी के सामान है और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, गाड़ियां वगैरह है, उसे हमें किसी सुरक्षित जगह पे ले जाएं। Avoid driving on roads through standing water as flood may have damaged the road. हमें जो रोड वगैरह है वहाँ पे गाड़ी नहीं चलाने चाहिए जहाँ पे पानी जमा है, क्योंकि हो सकता है उस फ्लड की वजह से रोड डैमेज हो गया हो। Keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical center. हमें वैसे जो भी इमरजेंसी नंबर्स है जैसे कि पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स, इनका नंबर हमें हमेशा रेडी रखना चाहिए अपने पास ताकि जरूरत पड़ने पे तुरंत हमें कॉल लगा सके। Some other precautions if you are staying in cyclone hit area. Do not drink water that could be contaminated. Always stop drinking water for emergency. हमें कोई भी नॉर्मल जो वहाँ का पानी है नहीं पीना चाहिए, हो सकता है वो खराब हो, गंदे हो गए हो। हमें हमेशा स्टोर्ड वाटर जो हम पहले से करके रखना चाहिए उसे हमें उस टाइम पे पीना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। हमें जो गीले स्विच हो और फिर जो तार वगैरह है उसे उस टाइम पे नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर फन। हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए उस टाइम पे मस्ती वगैरह करने के लिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। हमें जो रेस्क्यू फोर्स जो आती है उसे हमें कुछ फालतू के डिमांड्स करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और हमारे जो पड़ोसी और दोस्त हैं उन्हें हमें उस टाइम पे मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करता है इसमें। These days we are better protected in the early part of the last century. Coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. तो आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है जिससे कि लोग जो है अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। पहले के समय में जो भी लोग रहते थे कोस्टल एरियाज में, उन्हें एक दिन से भी कम समय मिलता था अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट।
The world today is very different thanks to satellites and radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. लेकिन वही आजकल क्या, आज का समय पूरा चेंज हो चुका है, इसका पूरा श्रेय जाता है किसको? सैटेलाइट और रेडार्स। इनकी वजह से जो कोई भी साइक्लोन अलर्ट जो होता है वो 48 घंटे पहले ही एडवांस से पता चल जाता है, और साइक्लोन आने से 24 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि साइक्लोन अब आने वाला है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। और फिर हर 1 घंटे या आधे घंटे में न्यूज बताया जाने लगता है कि साइक्लोन जब हमारे किनारे पे आने के नजदीक रहता है। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disaster. बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था हैं जो कि साइक्लोन से जो भी प्रलय आता है उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं और मदद करते हैं सबकी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एयर अराउंड और एक्सर्ट प्रेशर, मतलब हमारे आसपास का जो भी एयर है वो प्रेशर लगाता है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। एयर को हम हीट करेंगे तो एक्सपेंड होगा और कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वार्म एयर राइजेज अप वेयर कंपैरेटिवली कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर जाती है, और वही जो ठंडे हवा होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, अर्थ के सरफेस की तरह रहते हैं। As warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. जैसे ही गर्म हवा ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जो उनके आसपास के जो ठंडे हवा होते हैं वो उनका प्लेस लेने चले जाते हैं। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो हवा बहता है उसी को हम लोग विंड कहते हैं। Uneven heating on the earth is the main cause of wind movements. जो अलग अलग तरीके से जो अर्थ हीट होता है, गर्म होता है, यही रीजन है जिस वजह से विंड मूव कर पाता है। विंड कैरिंग वाटर वेपर्स ब्रिंग रेन, तो जो हमारा हवा जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, इस वजह से बारिश होती है। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन। हाई स्पीड विंड्स और एयर प्रेशर का डिफरेंस साइक्लोन बना सकता है। It has become easier to monitor cyclones with the help of advanced technology like satellites and radar. तो आजकल सैटेलाइट्स और रेडार्स की वजह से बहुत आसान हो गया साइक्लोन का पता लगाना। Self help is the best help, therefore it is better to plan in advance and be ready with defense against any approaching cyclone. तो खुद का हेल्प एक बहुत ही बड़ा हेल्प होता है, इसीलिए हमें पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए और अपने आप को किसी भी साइक्लोन या फिर प्रलय से खुद को बचाने के पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। The following flow chart will help you to understand the phenomena that lead to cyclone of clouds and falling of rain and creation of storms of cyclone. तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लो चार्ट दिया गया जिससे कि हम सारे फेनोमेना पढ़ सकते हैं, ताकि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और रेन बारिश जो होती है और स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन सेट्स कन्वेक्शन इन, मतलब दो रीजन के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उससे क्या हवा बहती है, इससे क्या होता है, वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है, वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। फिर जो कूल एयर कन्वर्ट्स टू द लो प्रेशर एरिया, मतलब ठंडा हवा फिर से उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आगे की ओर बढ़ता है। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। फिर जो गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है वो ठंडा होता है, फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो। फिर जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स होते हैं फिर वो क्लाउड बनते हैं और फिर वो नीचे की ओर आते हैं रेन या फिर बर्फ की फॉर्म में। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव्स विगोरसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म। फिर यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स और नीचे की ओर जो आते हैं और जो गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है, तो ये सब जो दोनों जब टकराते हैं तो थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होता है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म में डेवलप इनटू साइक्लोन। और कुछ कंडीशन वेदर कंडीशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो यही स्टॉर्म साइक्लोन में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही हम लोग डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।